अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट। और इसमें हम कोशिश करेंगे इसको कंक्लूड करने। आई होप कि आपने जो पिछले लेक्चर्स हैं वो सुन लिए होंगे, बिकॉज़ कोई ना कोई बातें ऐसी आ जाती हैं जो कि जिनका ताल्लुक या रिलेशन पिछले लेक्चर से होता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू लिसन टू दोज लेक्चर्स बिफोर लिसनिंग टू दिस वन। तो एनीवे, दिस विल बी द part 3 by 3 of the process design, in which we will try to conclude this uh, process design for now. But the discussion is आपने देख लिया होगा कि it's not very deep. I have just tried to touch up some basic concepts, और in depth स्टडी की बहरहाल गुंजाइश है। हम फ्यूचर लेक्चर्स में इसको और भी देखेंगे। एनीवेज, लेट्स प्रोसीड। तो जनाब, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कि हमने शायद ESD सिस्टम्स को, बाय द वे ये ESD का मतलब क्या हुआ शायद आपको आइडिया होगा। इट इज़ एमरजेंसी शटडाउन। एमरजेंसी का क्या मतलब होता है शायद आपके ज़हन में होगा कि प्लांट पे, कोई घरों में तो इमरजेंसी आ जाती है, कोई दफ्तरों में आ जाती है, कभी मुल्कों में आ जाती है, लेकिन एक प्लांट पे जो इमरजेंसी होती है वो कितनी तरह की हो सकती है। क्या क्या हो सकता है एक प्लांट पे जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है या इमरजेंसी ऑटोमेटिकली किक इन हो जाती है। तो ऐसे कई सिनेरियोज़ हैं जिनमें इमरजेंसी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर बताऊं कि अगर कोई टॉक्सिक गैस का लीकेज हो जाता है तो वो एक इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी क्यों है? इसलिए इमरजेंसी है कि वो टॉक्सिक गैस वो लीक होके सिर्फ उस वेसल के इर्द गिर्द नहीं रहेगी, बल्कि वो चारों तरफ फैलने की कोशिश करेगी। डिपेंड करता है गैस के ऊपर। अगर वो गैस हवा से हल्की है, लाइटर देन एयर, तो वो ऊपर की तरफ प्रोपेगेट कर जाएगी, यानी इट वुड गो इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। लेकिन कई केसेस में वो गैस बाय द वे ऊपर की तरफ भी निकल जाए, वो कोई इतना एक्सेप्टेबल सिनेरियो नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एनवायरनमेंट तो पोल्यूट हो जाती है उससे भी। लेकिन उससे भी ज़्यादा सीवियर कह लें कि ये सिचुएशन है कि वो हैवियर या अराउंड द वेट ऑफ एयर है। उसमें जो सर फहरिस्त जो नाम है, यानी कि द मोस्ट डेडली, द मोस्ट टॉक्सिक, द मोस्ट डेंजरस एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली encountered in the oil and gas processing facilities, वो है none other than H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये गैस बड़ी थोड़ी मिकदार में, इन अ वेरी लेस परसेंटेज और ppm in the air, can cause deadly consequences। इस गैस के एक्सपोजर से सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी जो स्मेलिंग
सूंघने की सलाहियत है, द स्मेलिंग पावर, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये आपके अंदर जाके नर्वस सिस्टम के उन सेंसर्स को ही ब्लॉक कर देती है। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं उनको डैमेज कर देती है, लिहाजा अब आप कुछ और सूंघ भी नहीं सकते। ये फर्स्ट स्टेज होती है। इसके बाद अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया या आप उधर ही रहे और आपको पता नहीं चला, तो बल्कि फर्स्ट स्टेज से पहले आपको क्या स्मेल थोड़ी बहुत आएगी, वो होती है जो रॉटन एग्स होते हैं, गंदे अंडे, उनकी थोड़ी बहुत स्मेल आती है, और उसके बाद आपकी स्मेल की वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद ये होता है कि अगर और ज़्यादा आपने एक्सपोजर में रहे तो आहिस्ता आहिस्ता आप क्या होंगे, आप बेहोश हो जाएंगे। आपका दिमाग जो है वो आपके सिस्टम्स को कंट्रोल करना बंद कर देगा, और फाइनली इट वुड लीड टू अ फेटेलिटी। तो ये एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी फायर या आतिश ज़िंदगी, मतलब आग लग जाए, वो भी एक इमरजेंसी है। ठीक है, इसके अलावा किसी जगह पे कोई लीकेज में ये चाहे लिक्विड लीकेज है या गैस लीकेज है, वो भी एक इमरजेंसी है। सो देर आर इमरजेंसीज, लेकिन हर इमरजेंसी का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। सो इफ़ इट इज़ अ माइनर लीकेज इन अ पंप फ्लैंज, तो फ्लेमेबल जो इन्वेंट्री है, यानी कि फ़र्ज़ करें ऑयल है, वो बाहर ड्रिप ऑफ हो रहा है और लीकेज हो रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे यूनिट को शट डाउन कर दें। आपकी कोशिश ये होती है कि मिनिमम चीज़ों को शट डाउन करके आप इमरजेंसी को कंट्रोल कर लें। लेकिन कई सूरतें ऐसी आ जाती है कि आपको ये नहीं आप कर सकते कि आप एक वेसल को शट डाउन कर दें और इमरजेंसी कंट्रोल हो जाए। उसकी वजह ये होती है कि द दैट पर्टिकुलर थिंग कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो उस सूरत में फिर आप पूरा का पूरा यूनिट या पूरा का पूरा प्लांट शट डाउन कर देते हैं। तो ये जो ESD है, इसके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। ये ऑटोमेटिकली उन्होंने रखी होती है कि ये अपना काम शुरू कर देती है। इसको पता कैसे चलता है कि कुछ हो गया है? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उस वक़्त ऑपरेटर अलर्ट हो या इवन ऑपरेटर उस जगह पे मौजूद हो जहाँ पे इमरजेंसी हो रही है। और गैस लीकेज की तरह के जो वाक़यात हैं वो कैमरों में तो CCTV में तो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि H2S इज़ कलरलेस, या और भी कई गैसेस हैं वो कलरलेस हैं। और अगर कोई लिक्विड लीकेज है तो वो भी ज़रूरी नहीं कि कैमरा के उस एंगल पे हमें नज़र आ रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लांट के ऊपर जगह जगह फायर एंड गैस सेंसर्स, FNG सेंसर्स लगाने पड़ेंगे और लगाने पड़ते हैं। तो वो सेंसर्स का जो लेआउट है वो ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि सारे प्लांट पे एक तरह से वो सेंसर्स नज़र रख रहे होते हैं। तो इसका मतलब जहाँ कहीं कोई आग लगी या गैस लीक हुई तो इन सेंसर्स को ख़बर हो जाएगी, और जब इन सेंसर्स को ख़बर हो जाएगी तो आपने डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज या डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट, आपने उनको प्रोग्राम किया होता है कि उन्होंने क्या करना है। उनका सबसे पहला काम ये होता है कि वो अलार्म बजा देते हैं।
फिर वो ये कर देते हैं खुद ही कि वो जिस जगह पे वाक़या ऑब्ज़र्व हुआ उस जगह के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अगर कोई एसडीवी या ईएसडीवी वॉल्व्स हैं, शटडाउन वॉल्व्स, उनको वो एक्टिवेट कर देते हैं। अब क्या हुआ कि जो भी वो इमरजेंसी वाला एरिया था वो आइसोलेट हो गया, अब वो कट गया, ना उसमें कोई नई चीज़ आएगी ना उसमें से निकल के कोई चीज़ कहीं जाएगी। इसका मतलब है अगर कोई फ्लेमेबल इन्वेंट्री या कोई टॉक्सिक गैस है तो जो अंदर है वेसल्स के वही है, कोई नई उसमें नहीं आएगी। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये फ़ायदा हुआ कि अब अलार्म बज चुका है और आइसोलेशन हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर आपने इस फैसिलिटी को स्काडा के ज़रिए, स्काडा एक सिस्टम होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। इसका काम क्या हुआ? इसका काम ये होता है कि फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के ज़रिए वो रिमोट फैसिलिटीज़ में क्या कुछ हो रहा है की इंफॉर्मेशन किसी सेंट्रल जगह पर मुस्तकिल देता रहता है। तो इसका मतलब है कि वो न्यूज़ के जी कुछ गलत हो गया है, ये चारों तरफ फैल जाएगी। अब चारों तरफ फैल जाएगी तो जो उसके मैनेजर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं वो क्या होंगे? वो एक्टिव हो जाएंगे और वो फिर हिफाजती सामान या अगर आग लगी है या गैस लीकेज है वो सारा कुछ लेकर वो साइट पर आ जाएंगे और फिर वो आके फैसला करेंगे कि जो गैस प्लूम्स हैं, गैस क्लाउड्स हैं वो कहाँ हैं और गैस की लीकेज कहाँ से हो रही है। अब इसको ड्रेन किया जाए या वेंट किया जाए या जो भी करके उस ख़राबी को दूर किया जाए। ठीक हो गया? तो ये है जनाब ईएसडी सिस्टम और ये बड़ा ज़रूरी है हर प्लांट में। प्रोसेस के साथ साथ ये भी डिज़ाइन करना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं डिज़ाइन करेंगे तो इसका मतलब है आपकी डिज़ाइन की हुई फैसिलिटी क्या है? वो एक अनसेफ फैसिलिटी है। ठीक हो गया? पिछली स्लाइड में बात हो रही थी ईएसडी के कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। ईएसडी 1 का मतलब कि कुछ ना सोचो बल्कि सारा का सारा प्लांट बंद कर दो, ईएसडी 1। ईएसडी 2 का मतलब कि सारा प्लांट ना बंद करो, उसका कोई एक सिस्टम या एक यूनिट जो है वो बंद कर दो। इसलिए बंद कर दो क्योंकि सारा प्लांट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जो ख़राबी हुई है वो एक जगह पे हुई है, हर चीज़ को बंद करने का फ़ायदा नहीं है। अब ESD 3 है और बाय द वे ये 3 पे बात रुकती नहीं है, आगे भी आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन ESD 3 का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ख़राबी बड़ी स्पेसिफिक है किसी इक्विपमेंट के साथ, if a certain pump is only giving a problem or if a certain dosing drum is giving a problem, तो फिर दैट कोई लॉजिक नहीं है कि आप सारे यूनिट या सारे प्लांट को बंद कर दें। उस सूरत में आप सिर्फ उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को सिर्फ और सिर्फ उसको बंद कर देंगे या आइसोलेट कर देंगे और जो भी उसका रेमेडियल या ट्रबल शूटिंग एक्शन है वो आप एक्टिवेट कर देंगे। ठीक हो गया? तो ESD के लेवल्स होते हैं और
हर लेवल का कुछ ख़ास मतलब होता है और मकसद होता है। अगर सिस्टम लीकेज हो गई तो वो तो ठीक है, वो इमरजेंसी है, और उसका मुख्तलिफ ESD 1 है, 2 है, 3 है। ये तो है लीकेज या फायर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लीकेज नहीं हुई, बल्कि प्रेशर किसी जगह पे बढ़ गया, किसी वेसल में प्रेशर उतना नहीं होना चाहिए था लेकिन उतना हो गया, या उससे भी बढ़ गया, और अब वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या करें? अगर आप उसको बढ़ने देंगे तो क्या होगा? बढ़ने देंगे तो जनाब एक ज़ोरदार धमाका होगा, वो वेसल फट जाएगा या रप्चर हो जाएगा। और रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा? जितनी उसकी इन्वेंट्री थी वो स्प्लैश आउट हो जाएगी, और उससे क्या होगा? उससे ये होगा जी कि आग भी लग सकती है और टॉक्सिक गैस लीकेज भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रेशर का जो कंट्रोल है वो तो हमने लगाने की कोशिश की है प्रोसेस डिज़ाइन में। हम ये कहते हैं कि जी अगर प्रेशर बढ़ जाए तो क्या करो, उसके अंदर आने वाली जो चीज़ है उसको या तो हम कंट्रोल कर देते हैं, और अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो हम ये करते हैं कि उसके जो अंदर है चीज़ उसको रिलीज़ कर देते हैं डाउनस्ट्रीम हेडर में या डाउनस्ट्रीम वेसल्स में। यही वजह हो सकती है ना, और क्यों ओवर प्रेशर होगा? भाई वो अंदर है, जो फ्लूइड है वो आ रहा है और वो प्रेशर बना रहा है, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा किसी वजह से। अब वजूहात का सोचने का उस वक़्त टाइम नहीं है। हो सकता है कोई वॉल्व चोक हो गया, ख़राब हो गया, मेल फंक्शन कर गया, कोई चीज़ उसमें फंस गई, कई तरह की बातें हो सकती हैं। लेकिन उस वक़्त तो वक़्त होता है कुछ सेफ्टी हो जाए, ताकि कुछ मेजर डैमेज ना हो। तो ऐसे कामों के लिए आप एक और भी सिस्टम वेसल्स में लगाते हैं, उसको हम कहते हैं रिलीफ सिस्टम। रिलीफ सिस्टम। और वो कैसे काम करता है? वो हर वेसल के ऊपर अगर आप नोट करें PNID पे, तो एक रिलीफ वॉल्व लगा होता है। रिलीफ वॉल्व की साइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर वो छोटा लग गया तो कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, अगर वो बड़ा लग गया तो कैटास्ट्रॉफी तो शायद ना हो, लेकिन बेवकूफ़ी गिनी जाएगी आपकी कि आपने एक छोटे वॉल्व की जगह पे एक हैवी वॉल्व लगा दिया। ठीक है, कॉस्ट के साथ साथ फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी मेंटेनेंस है, तो वो सारा कुछ आपकी उसमें याद रखा जाएगा हिस्ट्री में कि ये बेवकूफ़ी किसी प्रोसेस इंजीनियर ने कभी की थी। बाद वाली नस्लें भी आपको याद रखेगी। तो कोशिश करें कि अच्छे अल्फाज में ही याद करें। तो मतलब ये हुआ कि रिलीफ वॉल्व को जितना उसका साइज़ होना चाहिए उतना ही हो। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा प्रोसेस वाले कैलकुलेट करेंगे कि कोई प्रोसेस अपसेट के केस में प्रेशर का जो राइज ग्रेडियंट है वो क्या होगा, और उसको रिलीज़ करने के लिए हमें जो आउटलेट है यानी कि रिलीफ है वो क्या रखना चाहिए। तो केस बाय केस में वो डिफ़र करता जाता है। इसके अलावा रिलीफ वाल्व के इनलेट और आउटलेट पे क्या लगाए जाते हैं? वॉल्व्स होते हैं, क्योंकि आपने उसे कभी ना कभी आइसोलेट करके हो सकता है उसको रिपेयर वगैरह करना पड़े, उसकी कैलिब्रेशन करनी पड़े। बहरहाल ये तो नहीं है कि वो कभी ख़राब नहीं हो सकता है उसको चेक किया, ट्रबल शूट करना पड़े।
तो उस सूरत में आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कोई तो वॉल्व लगाने पड़ेंगे, लेकिन उन वॉल्व्स को एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनको हम LO भी कहते हैं। LO मतलब लॉक्ड ओपन। लॉक्ड ओपन का मतलब कि कोई चाहे भी तो उनको बंद नहीं कर सकेगा रनिंग फैसिलिटी में। क्यों नहीं कर सकेगा? इसलिए नहीं कर सकेगा कि अगर कोई गलती से ऑपरेटर ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी तो इसका मतलब ये होगा कि रिलीफ वाल्व तो अपना काम करेगा नहीं इमरजेंसी में, और उसका इनलेट ही बंद है तो उसने काम क्या करना है, या आउटलेट बंद हो जाए तब भी वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो वाल्व्स लगाए जाते हैं। लेकिन वो वाल्व जो रिलीफ वाल्व है, क्या वो जब ओवर प्रेशर हो तो वो क्या करे? वो तो यही करेगा कि वो खुल जाए और खुल के जो एक्सेस प्रेशर था या एक्सेस फ्लूइड था उसको रिलीज कर दे। लेकिन अब वो रिलीज कहाँ पे करेगा? हवा में तो नहीं करेगा ना। हवा में क्यों नहीं करेगा? हवा में इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो फ्लेमेबल भी हो सकता है, उसमें टॉक्सिक गैसेस भी हो सकती हैं, वो निकलते ही आग भी लगा सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए उसको ओपन एयर में रिलीज करने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम उसे एक हेडर में रिलीज कर देते हैं, एक हेडर में रिलीज कर देते हैं, और उसको हम कहते हैं फ्लेयर हेडर। फ्लेयर हेडर एक बड़ा लंबा सा और मुनासिब डायमीटर का एक हेडर होता है, एक हेडर होता है जिसमें सारे प्लांट के या यूनिट के ऐसे वेसल्स जो कि कभी ओवर प्रेशर हो सकते हैं या हो जाएंगे, या चांस है कि ओवर प्रेशर ना हो जाए, उनको इनके साथ, इस हेडर के साथ हुकअप कर दिया जाता है कि नॉर्मली तो फ्लो नहीं हो रहा उससे, वेसल से, इस हेडर में, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो गया तो रिलीज जो गैस या लिक्विड जो भी है वो इसी हेडर में जाए और ओपन हवा में ना जाए। तो अब ये जो लिक्विड स्लग्स हैं या गैस है, एक्सेस गैस है, वो इसमें रिलीज हो गई। अब फ्लेयर हेडर या फ्लेयर का जो लंबा सा पाइप है उसने क्या करना है? उसने क्या करना है? उसने जनाब ये करना है कि इस सारी गैस को जो कि रिलीज हुई एक दूर जगह पर, स्लाइटली दूर जगह पर, बाय द वे ऑफशोर फैसिलिटीज़ में ज़्यादा दूर जाने की लग्जरी नहीं होती क्योंकि वेल हेड प्लेटफॉर्म का एक साइज़ है, आप वो समुंदर के अंदर तो नहीं जा सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप एक कैंटिलीवर्ड सा पाइप लगा देते हैं, उसको आप, अगर आपने कभी देखा हो वेल हेड प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो एक पाइप सा लंबा सा निकला होता है और उसके एंड पे फ्लेयर बर्न हो रही होती है। तो उस गैस को आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो गैस, उसको इस्तेमाल करना भी उतना ही मुश्किल है जितना डिस्पोज ऑफ करना है। कोई उसकी स्टेडी कंपोजिशन नहीं होती, उसमें कई तरह की गैसेस हो सकती हैं। तो बेहतर यही होता है कि उसको क्या किया जाए, जला दिया जाए। तो मतलब फ्लेयर का मतलब जला दिया जाना, तो जला देते हैं। अब फ्लेयर की जो जलने का अमल है, कभी वो भी आपका अगर प्लांट पे चक्कर लगा हो या लगाइए कभी, तो वो इतनी कोई स्टेडी बर्निंग नहीं हो रही होती। इनफैक्ट अगर आप फ्लेयर हेडर के ज़रा पास जाके नीचे खड़े होकर देखेंगे तो आपको क्या होगा, हल्के हल्के धमाकों की आवाज़ आएगी, यानी कि बड़ी एक अनस्टेडी बर्निंग। हमारे घरों में तो जो सुई गैस है वो बड़ी स्टेबल बर्निंग है बिकॉज इट इज़ सिंगल CH4 मीथेन मिक्सड विद सम थिंग्स फॉर आवर सेफ्टी। लेकिन जो वो गैस है वो कोई उसमें हाइड्रोजन के भी बाय द वे थोड़ी बहुत परसेंटेज हो सकती है,
और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो वो क्या होता है कि वो आपको लगेगा कि यार ये अजीब सी बर्निंग है। तो इतनी ऊपर और ऊंचा होने के बावजूद आपको हल्के हल्के छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें आएंगी, जैसे अनस्टेडी बर्निंग हो रही है। तो ऐसे अनस्टेडी बर्निंग्स को ये नहीं आप कर सकते कि फैसिलिटी के बीचों बीच लगा देंगे। उससे क्या नुकसान होगा कि वो फ़ायदा तो उसका पता नहीं क्या हो, लेकिन उसकी हीट की वजह से कोई और नुकसान ना हो जाए, आग ना लग जाए या कोई और मसला ना हो जाए। तो अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लेयर टिप, यानी कि जहाँ पे एक्चुअल बर्निंग आप करना चाह रहे हैं, तो उसको ह्यूमंस से ज़रा दूर रखना ज़रूरी है। प्लांट से ज़रा दूर ही रहे तो बेहतर है। इसके अलावा एक और काम बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि ऑलरेडी फ्लेयर टिप उसको बड़ी मुश्किल से हैंडल कर रहा है, क्योंकि वो एक अनस्टेडी चीज़ है, उसमें मुख्तलिफ़ तरह की गैसें हैं, हाइड्रोजन भी है वगैरह वगैरह। तो अगर उसमें कहीं लिक्विड ड्रॉपलेट्स या लिक्विड चले गए तो फिर तो उसका बेड़ा बिल्कुल ही गर्क हो जाएगा फ्लेयर टिप का। तो हम नहीं चाहेंगे कि फ्लेयर जो है अचानक वो ही तबाह हो जाए, तो फिर हमारे वो सेफ्टी फिर कहाँ गई। तो बेहतर ये है कि फ्लेयर में वो गैस भेजने से पहले आप ये कोशिश करें कि उसके अंदर अगर कोई लिक्विड है तो वो किसी तरह अलग हो जाए। और वो बड़ा आसान तरीका है। वो तरीका ये है कि लिक्विड्स जो हैं वो गैस से क्या होते हैं, थोड़े से भारी होते हैं। तो अगर आप एक रेजिडेंस टाइम उसको दे दें, वो कैसे देंगे आप, वो आप एक वेसल होता है उसको हम कहते हैं नॉकआउट ड्रम। वो नॉकआउट ड्रम में एक बेफल नॉर्मली लगा होता है। तो और भी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो मेथड है दैट इज़ द नॉकआउट ड्रम। वो क्या करता है कि वो गैस को अंदर लेता है जिसमें लिक्विड है, और बेफल्स की वजह से और ग्रेविटी की वजह से वो लिक्विड को कर देता है अलग और गैस को कर देता है अलग। अब जो उसकी टॉप से चीज़ निकलेगी वो रिलेटिवली प्योर गैस होगी। आप गारंटी 100% नहीं दे सकते कि उसमें बिल्कुल लिक्विड नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा। थोड़े बहुत वेपर्स हो सकते हैं ऐसे जो मतलब अवॉइड हो सकते थे, लेकिन वेरी नेग्लिजिबल। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ नॉकआउट ड्रम। तो एक और अब बात है कि हमने देखा कि ओवर प्रेशर हो गया, पीआरवीज जो रिलीफ वाल्व्स थे वो खुल गए, गैस जो है वो फ्लेयर की तरफ आ गई। ठीक है, यहाँ पे उसको जला दिया गया। तो अभी बात ये है कि ये कितनी देर में ये सारा काम हो जाए। यानी अगर वेसल का प्रेशर बढ़ गया था बढ़ गया था तो उसको नॉर्मल होने में कितनी देर लगी या कितनी देर लगनी चाहिए, इसका ताल्लुक हमारे किसके साथ है, रिलीफ हेडर के साथ है, रिलीफ वाल्व के साथ है, रिलीफ हेडर के साथ है, और जितनी दूर ये फ्लेयर लगा हुआ है उसके साथ है। क्यों है, उसके साथ क्यों है? इसलिए कि अगर बड़े साइज़ का वो हेडर है तो जल्दी डिप्रेशराइजेशन हो जाएगी। अगर वो आपने अंडर साइज कर दिया तो डिप्रेशराइजेशन होने में देर लग सकती है। और उसका कोई क्राइटेरिया होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम जो ऑफशोर फैसिलिटीज़ में दिया जाता है वो ये है कि आपने उसे 7 बार तक लेके आना होता है 20 मिनट्स के अंदर अंदर। मुख्तलिफ क्लाइंट्स की अपनी भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, और आपको क्या करना पड़ता है कि ये टाइम को कैलकुलेट करना होता है, और एज़ पर द एपीआई या जो भी क्लाइंट का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उसको क्वालिफाई कराना पड़ता है।
एक और काम जो हो सकता है वो ये है कि जब आप डिप्रेशराइज कर रहे होते हैं तो गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब उसका प्रेशर सडनली क्या हो, कम हो जाए, सडनली कम हो जाए तो क्या होता है, ये रेफ्रिजरेटर्स में क्या हो रहा होता है, हम कूलिंग कैसे करते हैं, उसको पहले कंप्रेस करते हैं, इसके बाद उसको क्या करते हैं, प्रेशर को सडनली कम कर देते हैं, यानी कि उसको लिक्विफाई करने के बाद उसे दोबारा वेपराइज कर देते हैं और लेटेंट हीट को यूज़ करते हुए हम ठंडा करते हैं। तो ये तो है रेफ्रिजरेटर। लेकिन अगर आप गैस को भी कंप्रेस करें और एक कंप्रेस्ड गैस को सडनली डीप्रेशराइज करें तो वो क्या होता है कि वो उसके इर्द गिर्द से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है गैस, एब्जॉर्ब कर लेती है गैस। क्यों कर लेती है? इसलिए कर लेती है कि जब वो डिप्रेशराइज होगी तो उसे उस एनर्जी की ज़रूरत होगी बर्नौलीज़ इक्वेशन के मुताबिक, बर्नौलीज़ इक्वेशन के मुताबिक अपनी काइनेटिक एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। तो ये फिनोमिना कि गैस को जब आपने डिप्रेशराइज किया तो वो पाइप ठंडा हो गया, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? उसका ये इफ़ेक्ट होगा कि वो सब ज़ीरो भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा वो पाइप, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। ठंडा होने का क्या नुकसान है? ठंडा होने का जनाब ये नुकसान है कि जो पाइप होते हैं वो डिज़ाइन किए होते हैं एक ख़ास लो टेम्परेचर तक। यानी कार्बन स्टील का पाइप है, अगर आप उसे -30 तक ले जाएं तो क्या होगा, वो क्रैक हो जाएगा, वो ब्रिटल होकर टूट जाएगा, टूट सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन नहीं किए होते। लेकिन ख़ास पाइप्स होते हैं जिनको LTCS भी कहते हैं, स्टेनलेस स्टील भी बाय द वे बर्दाश्त कर लेता है। तो लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है उसको सिर्फ कह देना तो आसान है, लेकिन उसका पाइप की जो कीमत होती है वो एक ख़ास मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। हम बड़ा कोशिश करते हैं कि कम यूज़ किया जाए, इसलिए कि प्लांट की केपेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी प्लांट बड़ा महंगा हो जाएगा। तो लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं चाहिए कि हमारा फ्लेयर हेडर ओवर कूल होकर टूट जाए। तो इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना लो टेम्परेचर होगा और हमें फ्लेयर हेडर का जो मटेरियल है वो क्या रखना है। इसमें मटेरियल्स वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रोसेस वाले भी होते हैं, मैकेनिकल वाले भी होते हैं। तो इट्स क्वाइट अ डिसीजन टू मेक। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इनफ द रिलीफ सिस्टम। ओके, अच्छा जी, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एंड कंट्रोल फिलॉसफी। ऑपरेटिंग एंड कंट्रोल फिलॉसफी। और उसकी मैंने ये कुछ सैम्पल था इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश भी की है। मकसद इसका क्या है? मकसद इसका ये होता है कि जब कंट्रोल्स सिस्टम्स को प्रोग्राम किया जाएगा एक्सक्यूज़ मी, कंट्रोल सिस्टम्स को जब प्रोग्राम किया जाएगा तो वो इस नैरेटिव को देख कर किया जाएगा। इस नैरेटिव में बाय द वे बताया क्या जा रहा है? इसमें यह बताया जा रहा है कि फ़लाँ कंट्रोल क्या कर रहा है, फ़लाँ इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन क्या है, फ़लाँ जो गेज है उसका सेट पॉइंट क्या है, यहाँ पे फीडबैक कंट्रोल है या फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है, या कोई इंटरलॉक है या नहीं है, तो कौन सा पैरामीटर मास्टर पैरामीटर है,
यानी कि प्राइमरी कंट्रोल पैरामीटर है इस वेसल के लिए, कौन सा कंट्रोल ओवरराइड है, कौन से कंट्रोल में ओवरराइड देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें हमें इसमें लिखनी होती हैं। और इसके जो ऑडियंस हैं वो कौन है, वो है सिस्टम प्रोग्रामर, जो कि कंट्रोल सिस्टम को प्रोग्राम करेंगे। तो आपकी लैंग्वेज में ये सारी बातें जितनी क्लियर लिखी होगी उतना अच्छा वो उसको प्रोग्राम करवा सकेंगे या कर सकेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी। ऑपरेटिंग एंड कंट्रोल फिलॉसफी के ऑडियंस तो टेक्निकल लोग थे, ये प्रोग्रामर थे या वेंडर था जिसने वो कंट्रोल सिस्टम प्रोग्राम करना था। लेकिन एक और डॉक्यूमेंट है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग मैनुअल। ऑपरेटिंग मैनुअल, इसके ऑडियंस कौन होंगे या कौन होते हैं? इसके ऑडियंस होते हैं प्लांट के ऑपरेटर्स। प्लांट के ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग और साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता, उनको बस प्लांट ऑपरेट करना आता है और वही वो सीखते भी हैं। तो हमारी लैंग्वेज जब हम मैनुअल लिख रहे होते हैं ज़रा सी फ़र्क हो जाती है, हमें उसे बताना पड़ता है ऐसी लैंग्वेज में कि ऑपरेटर समझ जाए। ऑपरेटर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये LIC को मैंने प्रोग्राम कैसे किया, या फ्लूइड डायनेमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती। आपने उनको सादा ज़ुबान में ये बताना है कि आप ये वॉल्व खोलें, यहाँ पे ब्लाइंड डालें, ये इतना लेवल आप रख दें, इसके बाद आप फलां वॉल्व को खोल के इस गेज को चेक करें, और जब ये हो जाए तो फिर आप अगला एक्शन लें। इस तरह करके आपको उन्हें इन अ सिंपल लैंग्वेज बताना पड़ता है। याद रखिए कि ये ऑपरेटिंग मैनुअल प्लांट की जो बाद में भी ऑपरेशंस में ये कई साल तक, जब तक प्लांट की लाइफ है, ये काम आने वाली चीज़ है। इसमें कोई चीज़ मिस नहीं करनी, लैंग्वेज को आसान रखना है, और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक यहाँ होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने स्टार्टअप, शटडाउन और इमरजेंसी, हर तरह के प्रोसीजर्स को यहाँ पे डिस्कस करना होता है। अच्छा खासा ये मतलब इसमें यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव ये डॉक्यूमेंट होता है। बाज़ औक़ात इसमें मल्टीपल भी वॉल्यूम्स हो सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू गो टू लॉन्ग। आपने बस ये मतलब नहीं है कि मेरा ऑपरेटिंग मैनुअल वो 3 वॉल्यूम्स में है, वो ज़्यादा अच्छा है। आपको ये कंसिडर करना है कि जो मैसेज है टू द ऑपरेटर्स वो पहुंच जाए। इफ़ योर प्लांट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, फिर जाहिर है उसमें ज़्यादा, उसमें आपको डिटेल्स बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है इट विल टेक मल्टीपल पेजेस एज वेल एज मल्टीपल वॉल्यूम्स, लेकिन अननेसेसरीली किसी चीज़ को स्टोरीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस प्लांट के जो इक्विपमेंट वाइज या एरिया वाइज आपको उसे लाइनिंग अप, उसका स्टार्टिंग अप, उसका शटडाउन, उसका नॉर्मल ऑपरेशन और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को टैकल करने का आपको इसे इसमें बताना पड़ता है। ठीक हो गया? इन वन स्लाइड आई कैनॉट टीच यू हाउ टू राइट इट, बट in future we may hold different sessions depending on your opinion, क्योंकि आपका फीडबैक अगर मुझे कहीं मिलेगा तो कह नहीं जी इसको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें या इसको कम एक्सप्लेन की भी गुजारा हो सकता था। जैसे ऑपरेटिंग एंड कंट्रोल फिलॉसफी गुजरी है, ठीक है, इस तरह मेंटेनेंस फिलॉसफी, शटडाउन फिलॉसफी। अब एक लेक्चर में उस सारी की डिटेल्स नहीं आ सकती, लेकिन सेपरेट सेशंस रखे जा सकते हैं सब्जेक्ट टू योर रिक्वायरमेंट्स। वैसे तो बीइंग प्रोसेस इंजीनियर आई एज्यूम के
जो मेरा लेक्चर ये सुन रहे हैं ज़्यादातर वो प्रोसेस के बंदे हैं या ऐसे बंदे हैं जो प्रोसेस में आना चाह रहे हैं। तो उनको कुछ बेसिक चीज़ें तो ज़ाहिर है मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उनको पता होगी। लेकिन अगर कोई साहब स्पेसिफिकली किसी ख़ास चीज़ में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप अपने उसमें कमेंट्स में रिव्यूज़ में आप लिख दीजिए, तो इंशाल्लाह हम अरेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन या इंडिपेंडेंट कोई राय लेनी है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब तो ये बड़ा आसान हो गया है। अभी मैं आगे अगली स्लाइड्स में आपको बताता हूँ कि ये होगा कैसे अब, या होता कैसे, या होता कैसे रहा है। तो मूव करते हैं आगे। तो मैं अपना जो स्टार्टिंग में शायद फर्स्ट लेक्चर में अगर आपको सुनने का मौका मिला तो मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि मेरी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या पाइपिंग या जो भी मैंने बात बताई, ऑयल एंड गैस का मेरा जो भी एक्सपोजर या एक्सपीरियंस है, इट इज़ इन फैक्ट 28 ईयर्स एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ इन मिडल ईस्ट। तो लेकिन उसके अलावा एक मेरी स्पेशलिटी है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर सिस्टम्स का भी मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कहता, बट आई डू हैव द अपॉर्चुनिटी टू नो अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। तो इन द रिसेंट ईयर्स अब सारा कुछ अब डीप लर्निंग और NLP से हो रहा है। तो देर आर लॉट्स ऑफ टूल्स ऑल्सो अवेलेबल टूल्स ऑल्सो अवेलेबल जो कि ओपन सोर्स हैं, जैसे चैट है, चैट GPT है, बिग है, गूगल है, जो भी है। तो लेकिन अब जो दौर है उसमें आपको जो रिव्यूज़ में एक बिल्कुल रॉ स्टेट में आप 3 से 4 दिन लगा देते थे, उसमें बहस व तकरार हो रही होती थी, मुख्तलिफ़ टीम्स कह रही थी ये होना है वो होना है, एक सर दर्द होती थी, एक पेन टेकिंग एक्टिविटी थी। अब वो काम बहुत आसान हो गया है, अब वो काम बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक सिस्टम को एक इमेज फीड करना है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है सामने। आपको ये इमेज जो है उसमें उसको दे देना है। इसके बाद आपने उसको बताना है कि आप उससे क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, यानी कि उसको थोड़ा बहुत ट्रेन कर दें उसको। और जब आप ये सब कर देंगे तो आपने उसे सिर्फ ये कहना है कि आइडेंटिफाई द नोड्स इन दिस PNID एंड डू द हैज़ ऑफ। जब वो इतना सुनेगा और उसको आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए आपने उसे इंस्ट्रक्शंस भी दे दी और आपने उसे ये इमेज दे दिया, तो इट विल जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू गिव यू द इंटायर व्हाट हैज़ ऑफ। जो कि 4 दिन पहले लगे थे, आपके पूरे पूरे दिन लग रहे थे, उसमें टीमें बैठी हुई थी, तो आपके भी 10 बंदे थे, क्लाइंट के भी 10 बंदे थे, या अगर आप क्लाइंट हैं तो मुख्तलिफ 15 से 20 लोग बैठे हुए थे और होटल बुक हुआ हुआ था और आप सारे वो रिव्यू कर रहे थे। तो वो सब अब फ्यू सेकंड्स में हो जाएगा या हो जाता है, और ये मैंने पर्सनली किया है और मैं कर भी सकता हूँ। और अगर आप में से कोई वो सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो वो हो भी सकता है। तो उसकी जस्ट मैं ये एग्जांपल आपको मैं अगले पेज पे दिखाऊंगा। इट इज़ अ वेरी रॉ, ये मैंने बहुत बड़ा सिंपल सा जो रिव्यू है हैज़ॉप का, ये मैंने खुद किया है यूजिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, और जिसको के बहुत ज़्यादा ट्यून करके भी और भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो मैं आपको अगली स्लाइड पे उसका दिखाता हूँ। तो ये जनाब जो PNID थी, तो मैंने उसको
बिल्कुल अभी बेसिक ट्रेनिंग के साथ, बेसिक वेरी फंडामेंटल, तो उसने मुझे फ्यू सेकंड्स में ये प्रेशर पैरामीटर के अगेंस्ट उस स्लग कैचर PNID का हैज़ॉप करके दे दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हैज़ॉप के रिव्यू नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली ह्यूमन इंटेलिजेंस चैट से बेहतर ही रहेगी, लेकिन चैट इज़ जस्ट अ टूल, चैट बॉट्स आर जस्ट टूल्स and which can be customized and trained to our advantage. तो कोई नया टूल है तो कई लोग दे जस्ट ट्राई टू से कि नहीं जी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम या ये गलतियाँ करेगा। तो गलतियाँ तो इंसान भी करते हैं, लेकिन आप उन गलतियों को ट्रेनिंग के ज़रिए कम कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और अब आपका किरदार क्या रह जाएगा, अब आपकी टीम्स जो हैं वो इस रॉ हैज़ॉप को कह लें या ड्राफ्ट हैज़ॉप को कह लें, तो उसको जस्ट वो करेगी, फाइन ट्यून करेगी। 4 दिन का काम आपके कितने दिन में हो जाएगा, शायद आधे दिन में हो जाएगा या 1 दिन में हो जाएगा। सो दिस इज़ अ relatively new concept is being developed. I am personally looking after it. तो क्योंकि मैं आपको बताया कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में भी मैं करता हूँ, काम करता हूँ, तो ठीक है जी। तो दिस finishes the lecture 3/3 of my process. Again, this is not the end. और मैंने बहुत सारी चीज़ों को जस्ट टच करने की कोशिश की है जो कि इन 3 लेक्चर्स में हो सकता था। अभी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है नहीं भी टच हो सकी, जो कि मैंने कहा हम अगले लेक्चर्स में, या अगर आपका कोई पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड आपको चाहिए तो वो भी आप ज़िक्र कर सकते हैं, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें। जो प्रोसेस का काम है बड़ा क्रिटिकल है, मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, रिव्यूज़ हो रहे होते हैं और चेंजेस हो रही होती हैं, और डिसीजंस जो लेने होते हैं उसके लिए आपकी जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करना, क्या एक्शन किस वक्त लेना है वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो अगर कोई 1-to-1 कोचिंग लेना चाहता है, 100 बिस्मिल्लाह, वो इंशाल्लाह वो हो सकती है। किसी चीज़ में फ़र्दर जाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। तो अगर फ़िलहाल आपको ये लेक्चर अच्छा लगा या पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए काइंडली, और दूसरा अगर ये प्लेलिस्ट ही आपको अच्छी लगती है तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर दें तो बेहतर है। सो नाइस ऑफ यू गाइस। सो अब मैं अगले लेक्चर्स में कुछ और डिसिप्लिन्स को भी टच अप करूँगा, उसके बाद देखेंगे कि हमें जो कैसे इसको लेके आगे चलना है प्रोसेस को। दोबारा तो जब ये एंड हो जाएगी फिर भी देख लेंगे, कोई पैरेलल में भी शुरू किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।